तो क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक के पार्ट 4 में स्वागत है आपका। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत हो, इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन जनरल डिस्क्रिप्शन। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस वीडियो, मालूम ही है आपको, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इस पर्टिकुलर चैनल का इंटरफेस। अभी तक आपने अगर इस चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सारी काम की चीजें मिल जाएगी एकदम डिटेल एनालिसिस के साथ। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव टुंड्रा वेजिटेशन। आपको भी पता है टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है, जहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर होता है। तो यहाँ पे अगर आपको कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, मैप का थोड़ा भी नॉलेज होगा, तो आप बता दोगे कि यूएसए, रसिया और कनाडा, इन सब के पास है ना, क्या है, ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर मिलता है, मतलब कि टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। तो टुंड्रा वेजिटेशन मिलने का बहुत चांसेस है। कहाँ? इन तीनों कंट्री में, बल्कि बेलारूस में नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। कहाँ पे नहीं मिलता? बेलारूस में नहीं मिलता। ठीक है, देखो, टुंड्रा एक टाइप ऑफ बायोम है कैरेक्टराइज बाय कोल्ड टेम्परेचर, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन और परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट मैंने बताया था कि वो पर्टिकुलर लैंड का हिस्सा जो दो से अधिक सालों के लिए जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। और इन लो ग्रोइंग वेजिटेशन इट इज टिपिकली फाउंड इन हाई लैटिट्यूड रीजन नियर द आर्कटिक, जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रसिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट। जबकि रसिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट हैव रीजन दैट एक्सपीरियंस टुंड्रा वेजिटेशन ड्यू टू देयर नॉर्दर्न लैटिट्यूड। बेलारूस में ऐसा कोई भी बात नहीं है, इसलिए वो टुंड्रा वेजिटेशन नहीं मिलता वहां पे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नोटिसेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेडिटेरियन क्लाइमेट। मैंने आपको बताया था क्या कि वहां पे समर जो है ड्राई होता है, विंटर वेट होता है। ठीक है, तो ड्राई समर बिल्कुल, विंटर वेट। अच्छा, वही पूछा था, नॉट पूछा था, क्या पूछा था? अच्छा, यही पूछा था, तो करेक्ट हो गया हमारा ड्राई समर। एकदम क्लियर। देखो, मोस्ट नोटिसेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट क्या है? ड्राई समर। मेडिटेरियन क्लाइमेट में जैसे कि साउदर्न यूरोप, कैलिफोर्निया, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, चील, और यहाँ पे क्या होता है, समर टेंड टू बी हॉट एंड ड्राई। और वहीं पे विंटर की बात करें तो वेट होता है, मतलब वहां बारिश होती है, रेनफॉल होता है। दीज एरियाज एक्सपीरियंस डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ वेट विंटर और ड्राई समर। इतना ध्यान रहेगा। वेरी गुड। मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में और जानकारी की रीजन आर लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। कहाँ? बिटवीन 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। प्रेशर बेल्ट्स आर एंटी साइक्लोनिक, मीनिंग दे रोटेट क्लॉकवाइज। कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ? साउदर्न हेमिस्फीयर में। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आर अकम्पनीड बाय अ क्लियरर स्काई। रेनफॉल जो है अनइवन होता है, लेकिन रीजन विद मेडिटेरियन क्लाइमेट विंटर में रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट। आपको भी पता है मेडिटेरियन रीजन जो है वहां पे सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंजेस, ग्रेप्स, ये सारा कुछ बहुत ज्यादा मिलता है। देखो, इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट कौन? मेडिटेरियन रीजन। दिस रीजन इज नोन फॉर इट्स फेवरेबल क्लाइमेट। किसके लिए? सिट्रस फ्रूट को ग्रो करने के लिए, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप फ्रूट्स और मैंडरीन्स। मेडिटेरियन क्लाइमेट कैरेक्टराइज बाई हॉट और ड्राई समर और माइल्ड वेट विंटर, अभी समझाया मैंने आपको, प्रोवाइड करता है आइडियल कंडीशन किसके लिए? कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का ट्रू कैरेक्टरिस्टिक कौन सा हो सकता है? टेम्परेट साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विथ वेस्टर्लीज, वेयर एज ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉलो ट्रेड विंड। बिल्कुल ठीक बात बोल रहा कि क्यों? क्योंकि समझो ध्यान से, ये हो गया इक्वेटर हमारा, ये हो गया टेम्परेट, है ना। क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे अगर बीच में देखा जाए तो ट्रेड विंड जो है फॉलो करती है इक्वेटर को, है ना। वहीं पर वेस्टर्ली जो है वो फॉलो करती है सब पोलर रीजन को। बोलो हाँ ना। ओके, होपफुली मैं क्या बना रहा हूँ आपको एकदम क्लियर होगा। किससे? वो जो सेल पढ़ा था आपने, प्रेशर बेल्ट का इमेज भी मैंने दिखाया था आपको। तो पहला तो सही लग रहा है, दूसरा देखते हैं। क्योंकि हमसे ट्रू पूछा था तो पहला एक ट्रू मिल गया, लेकिन बाकी भी देखेंगे। द फ्रंट साइड ऑफ साइक्लोन इज नोन एज द आई ऑफ द साइक्लोन। नहीं, सेंट्रल पार्ट ऑफ द साइक्लोन को आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं, तो इसलिए दूसरा गलत हुआ। तीसरा, साइक्लोन पोजेसेस अ सेंटर ऑफ हाई प्रेशर। नहीं, जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है वो लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। ध्यान रहेगा इतना, ठीक है, तो इसलिए गलत हुआ। अगला, ह्यूरिकेन मतलब साइक्लोन की बात हो रही, आर वेल नोन ट्रॉपिकल साइक्लोन विच डेवलप ओवर मिड लेटीट्यूड। नहीं, एक ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में भी डेवलप होते हैं, तो मिड क्या बोला यहाँ पे? मिड लेटीट्यूड से रिलेटेड नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी सब गलत है, ए ही सही है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन की
टेम्परेट साइक्लोन, जिनको हम मिड लेटीट्यूड साइक्लोन जनरली मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद द प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज विंड इन मिडल लेटीट्यूड, है ना। जो रिलेटेड दिख रहा आपको ऑप्शन डी से, लेकिन यहाँ पे हुरिकेन है जो कि वेल नोन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन है, टेम्परेट नहीं। ऊपर देखो टेम्परेट साइक्लोन है और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन को अगर वो टेम्परेट बोल देता ना तो डेवलप ओवर मिड लेटीट्यूड करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसने ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला, इसलिए डी ऑप्शन गलत हुआ। होपफुली आपको एकदम क्लियर। These cyclones are typically associated with the polar front and responsible for the weather pattern experienced in the mid latitude. दूसरा गलत है, मैंने समझा ही दिया। तीसरा भी समझा दिया। चौथा देखो ध्यान से, hurricanes are not typically associated with mid latitudes, जो कि लाई करता है बिटवीन ट्रॉपिक्स और पोलर सर्कल, रफली बिटवीन 30 से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट है। टुंड्रा क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी इज कंपैरेटिवली लेस, बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में भी देखा और पिछले लेक्चर में भी देखा था। टुंड्रा क्लाइमेट हैज लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से कि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा, और पहला इसलिए करेक्ट है क्योंकि समझा हमने कि टुंड्रा क्लाइमेट में कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर और शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, जो लिमिट करता है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज दैट कैन सर्वाइव इन सच हार्श कंडीशन। Low temperature or frozen soil make it difficult for vegetation to grow, resulting in sparse or limited biodiversity. दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि टुंड्रा क्लाइमेट जो है वो लेस प्रोडक्टिव वार्म पीरियड होता है, इस वजह से बहुत ज्यादा वेजिटेशन वहां नहीं पाया जाता। शॉर्ट ग्रोविंग सीजन मिलता है इन टुंड्रा क्लाइमेट, जो रिस्ट्रिक्ट करता है रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। Warm period in the tundra is brief, usually lasting only a few weeks to a couple of months. This limit period of warmth hamper the growth or reproduction of the plants or animal, leading to lower biodiversity compared to region जहाँ पे longer और more favorable reproductive periods होता है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट फिर से। Tides are the rise and fall of the sea level caused by the combined effect of the gravitational forces exerted by moon or sun and the rotation of earth, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा, the earth rotate from west to east, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है? क्या बोलोगे? बिल्कुल नहीं सर, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका बी होगा। जेनेरिक चीज है, आगे बढ़ जाए, बोलो हाँ ना, ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला ट्रॉपिक एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोमास प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल इन्वायरमेंट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस इज नॉट करेक्ट। ध्यान से नॉट करेक्ट पूछा है, तो इट हैज हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, बिल्कुल। क्या बात हो रही है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो वहां पे रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता रहता है और टेम्परेचर हाई होता है, पता ही है आपको। एवरेज देखा जाए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। These biomes is also called मेगा थर्मल बायोम्स, एकदम ठीक है, समझाऊंगा अभी मेगा थर्मल बायोम्स क्या होता है। और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम्स एक्सटेंड बिटवीन 10 से लेकर 10 नॉर्थ से 10 साउथ तक, एकदम ठीक है। अच्छा, हमसे नॉट करेक्ट पूछा था ना, नॉट करेक्ट डी ही हो जाएगा, क्यों? पहला दूसरा तीसरा करेक्ट है। डी देखो, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ दिस बायोम्स हैज टेकन प्लेस इन सेंट्रल और साउदर्न कैलिफोर्निया और नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डेवलपमेंट नहीं है, मिनिमम डेवलपमेंट है। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर है ना, तो लोग जो है बीमारियां फैलती है वहां पे, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और भी रीजन है, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है। तो ये जो बोल रहा मैक्सिमम डेवलपमेंट, ये गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन बायोम्स हैज नॉट टेकन प्लेस इन सेंट्रल और साउदर्न कैलिफोर्निया और नॉर्थ वेस्टर्न कोस्टल लैंड ऑफ अफ्रीका। ये इसलिए क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन और एक्सटेंड करता है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, एक कॉमनली एसोसिएटेड है विद रीजन जैसे कि अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, कॉन्गो बेसिन इन अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अगला है, सुनामी वेव आर द अंडर सी ऑकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक एक्सीडिंग 7.5 7.5 ऑन द रिक्टर स्केल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस इज नॉट करेक्ट। फिर से नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, इट ऑफन जनरेट स्ट्रॉन्ग विंड वेव्स, बिल्कुल ठीक है। द पैसिफिक कोस्ट आर मोर वल्नरेबल टू सुनामी वेव्स, एकदम ठीक। सुनामी वेव्स आर आल्सो कॉल्ड हाई एनर्जी टाइडल वेव या फिर सिस्मिक सी वेव, ये भी ठीक हो गया। सुनामी इज अ लैटिन वर्ड, अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि सुनामी जो है वो लैटिन नहीं, जापानीज वर्ड है। सू का मतलब होता है, ठीक है, हार्बर, और नामी का मतलब होता है वेव। तो नामी का मतलब क्या हुआ? वेव, और सू का मतलब हार्बर। ठीक है, तो ये क्या है? जापानीज वर्ड है, ना कि लैटिन वर्ड। देखो ध्यान से, सुनामी एक जापानीज वर्ड है, ना कि लैटिन। सू का मतलब होता है हार्बर, नामी का मतलब होता है वेव। इट रिफर टू सीरीज ऑफ ओशियन वेव caused by the displacement of large volume of water, usually due to an undersea earthquake.
वोल्केनिक इरप्शन या फिर लैंडस्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सुनामी के बारे में और कुछ डिटेल कि सुनामी कैन ट्रेवल अक्रॉस द ओशियन एट हाई स्पीड रीचिंग अप टू 800 किलोमीटर पर आवर, है ना। और एट द अप्रोच कोस्ट लाइन द डेप्थ ऑफ द वाटर डिक्रीजेज। डेप्थ ऑफ वाटर क्या होता है, डिक्रीज करता है, कॉजिंग द वेव टू स्लो डाउन और इंक्रीज इन हाइट, पोटेंशियली कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है। इंडियन सुनामी की बात की जाए 2004 में जो आई थी, वन ऑफ द डेडलीस्ट इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जो कि 2,30,000 लगभग लोग मरे थे। कहाँ? 14 कंट्री मिला। नेक्स्ट है कि 4 स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट बताना है रिगार्डिंग क्लाउड बर्स्ट, है ना। तो ये डिफाइंड है सर्टेन लोकलाइज वेरी हैवी डाउनपोर विथ क्लाउड थंडर एंड लाइटनिंग। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब कि अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो जाए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। दूसरा, इट मोस्टली अकर इन द हिली एरिया। बिल्कुल सही बात है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये हिल से टकरा कर, है ना, एक ही जगह पे बहुत ज्यादा बारिश, मतलब कि बादल समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा बारिश कर देता है। इट रिजल्ट, जिसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, ऑब्वियसली उसी के बारे में बात हो रही तो वही बोलेंगे। अगला, इट रिजल्ट इनटू वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, लगभग 250 mm से 300 mm इन दी कपल ऑफ आवर। एकदम ठीक है। इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, नहीं, रात में क्या दिक्कत है, तो डे टाइम और नाइट टाइम दोनों टाइम होता है, इसलिए गलत हो गया चौथा, पहला दूसरा तीसरा सही ऑप्शन है हो गया ए। एकदम क्लियर, ठीक है, तो सारा कुछ आपको मालूम ही है। ठीक है। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो कि क्लाउड बर्स्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ऑफन रेंजिंग कहां से 250 mm से 300 mm या फिर इवन ज्यादा, इन जस्ट अ कपल ऑफ आवर। दिस एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन कैन लीड टू फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड और अदर रिलेटेड हजार्ड्स। चौथा गलत है, मैंने बता दिया, हैपन एट एनी टाइम, दिन रात, है ना, सुबह शाम किसी भी टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जेट स्ट्रीम की बात हो रही, अपर लेवल ट्रोपोस्फेरिक वेव नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, ये बताना है। एक नैरो बैंड ऑफ हाई वेलोसिटी विंड है, ठीक है। इट फॉलोज द वेव पाथ नियर द ट्रोपोपॉज एट द एलिवेशन ऑफ 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर, ये भी ठीक है। जेट स्ट्रीम आर टिपिकली कंटिन्यूअस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये भी ठीक है। इन समर द पोलर फ्रंट जेट अचीव इट्स मैक्सिमम फोर्स, तो यहाँ समर में नहीं, विंटर में होता है। देखो ऐसा यूपीएससी है ना, अपने मोस्टली हर एग्जाम के साथ करती है, वर्ड को इंटरचेंज कर देना, समर का विंटर कर देना, वैष्णव वाइट को से वाइट कर देना, कृष्ण को राम कर देना, ऐसे करके बहुत सारी चीजें करती रहती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि विंटर में होता है कि समर में होता है। देखो चौथा जो है गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम है ना, वो स्ट्रॉन्गर और मोर प्रोमिनेंट होती है ड्यूरिंग विंटर मंथ, जब देयर इज अ ग्रेटर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, कहाँ पे, पोलर रीजन और मिड लेटीट्यूड के बीच में। तो समर में पोलर फ्रंट जेट वीकेंड्स एंड ऑफन बिकम लेस डिफाइंड। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेडिटेरियन और मानसून क्लाइमेट करेक्ट है? मेडिटेरियन और मानसून क्लाइमेट रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहला, प्रेसिपिटेशन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट इन विंटर वाइल मानसून क्लाइमेट इज मोस्टली इन दी समर। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ पे मतलब इंडियन मानसून की बात की जाए तो मोस्टली समर, है ना, में समर या उसके बाद जस्ट प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होती है। लेकिन मेडिटेरियन क्लाइमेट किस लिए जाना जाता है? वेट विंटर के लिए और ड्राई समर के लिए, राइट। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। दूसरा, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मेडिटेरियन क्लाइमेट इज हायर देन मानसून क्लाइमेट। बिल्कुल गलत, क्यों? क्योंकि मानसून क्लाइमेट में डिफरेंट सीजन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेडिटेरियन क्लाइमेट, तो इसलिए दूसरा गलत हुआ। तीसरा, रेनी एंड ड्राई सीजन आर फाउंड इन बोथ द क्लाइमेट, ठीक है, पहला और तीसरा करेक्ट है और आंसर हो जाएगा सी। दूसरा गलत है। देख दूसरा गलत क्यों है, और डिटेल में देखते हैं कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हायर इन मानसून क्लाइमेट देन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट। ये इसलिए क्योंकि मानसून क्लाइमेट आर लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स, जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन समर और विंटर ग्रेटर ज्यादा होता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट की बात करें तो कैरेक्टराइज बाय माइल्ड वेट विंटर और हॉट ड्राई समर, जहाँ पे टेम्परेचर रेंज इज जनरली मॉडरेट थ्रू आउट दिस ईयर। नेक्स्ट है तीसरा स्टेटमेंट, बोथ मेडिटेरियन और मानसून क्लाइमेट है रेनी और ड्राई सीजन। इन द मेडिटेरियन क्लाइमेट जो विंटर है और टिपिकली कहाँ पे, वहां बारिश होती है, जबकि समर सीजन जो है ड्राई होता है। वहीं पे मानसून क्लाइमेट की बात किया जाए, देयर इज क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन वेट मानसून सीजन और ड्राई सीजन, विद द मानसून ब्रिंगिंग द मेजॉरिटी ऑफ द एनुअल प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट है, which one of the following is the reason due to which the wind in the southern hemisphere deflected towards the left? आपको पता है कोलिसिस फोर्स, क्या कोलिसिस फोर्स क्यों है? क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। एकदम क्लियर है क्या? अरे भाई बोलो हाँ है ना। तो देखो, कोलिसिस इफेक्ट इज द रीजन व्हाई द विंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स राइट।
The coalescence effect is caused by the rotation of the Earth. As the Earth rotates, it's deflect moving object to the right कहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और टू द लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर. नेक्स्ट है आई ऑफ अ साइक्लोन है. आपको पता है एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर होता है, लोवेस्ट प्रेशर, बिल्कुल सही है. एबनॉर्मली लो टेम्परेचर नहीं, हाई टेम्परेचर. क्लियर स्काई और लोवेस्ट टेम्परेचर, क्लियर स्काई तो होता है लेकिन लोवेस्ट टेम्परेचर नहीं होता. क्लियर एंड काम स्काई. डेंस क्लाउड कवर और लो प्रेशर, लो प्रेशर बिल्कुल नहीं होता. करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन. एकदम बेसिक चीज है, आपको बताइए. क्योंकि जो इन दी आई द टेम्परेचर इज टिपिकली हायर कंपेयर टू द सराउंडिंग एरिया और प्रेशर जो है लोवेस्ट होता है. दिस इज बिकॉज द एयर इन दी आई डिसेंड करता है, वहां पे एयर जो है डिसेंड करता है, नीचे की तरफ आता है, कॉजिंग कंप्रेशन एंड वार्मिंग, वाइल द सराउंडिंग एरिया एक्सपीरियंस करता है स्ट्रॉन्ग अप ड्राफ्ट और कन्वर्जेंस लीडिंग टू लोअर प्रेशर. ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो आई इज काम रीजन एट द सेंटर ऑफ अ ट्रॉपिक साइक्लोन, जो कि 30 से 65 किलोमीटर तक हो सकता है वाइड. इट इज इंसर्कल बाय द आई वॉल, जहां पे मोस्ट सिवियर वेदर और हाईएस्ट क्लाउड अगर होते हैं. अच्छा, इसका मैंने इमेज आपको दिखाया था, अगर अभी ध्यान ना आ रहा हो तो आप क्या करोगे, इसको गूगल करके तुरंत इमेज देखोगे ट्रॉपिकल साइक्लोन. द आई हैज द लोवेस्ट बैरोमेट्रिक प्रेशर अप टू 15% लोअर देन द आउटसाइड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is the pattern of circulation around a low pressure area in northern hemisphere? तो northern hemisphere में low pressure area में जो है वो counter clockwise होता है और towards the center. क्या? towards the center. ध्यान दें, northern hemisphere की बात हो रही है इसलिए counter clockwise और towards the center. तो counter clockwise and towards the center ये करेक्ट हो जाएगा. क्या है ये? pattern of circulation around a low pressure. देखो ध्यान से. northern hemisphere की बात करें तो air circulate around a low pressure area इन काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना. दिस इज ड्यू टू कोएलिसिस इफेक्ट, जो कि रिजल्ट करता है अर्थ के रोटेशन से. अभी ऊपर देखा, कोएलिसिस इफेक्ट रिफ्लेक्ट करता है मूविंग एयर टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कॉजिंग द एयर टू फ्लो काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड अ लो प्रेशर सेंटर और टुवर्ड्स द सेंटर. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. करेक्ट बताना है. 4 स्टेटमेंट है. पहला, कोल्ड फ्रंट मूव एट द स्लोअर रेट. नहीं, कोल्ड फ्रंट जो है वो स्लोअर रेट से नहीं, हायर रेट से मूव करता है एज कम्पेयर टू वार्म फ्रंट. कोल्ड फ्रंट नॉर्मली मूव फास्टर, सही बात है, देन वार्म फ्रंट और देयरफॉर फ्रीक्वेंटली ओवरटेक द वार्म फ्रंट. एकदम ठीक है. अब ये कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट क्या होता है समझाता हूँ, डोंट वरी. कोल्ड फ्रंट मूव एट द स्लोअर रेट, नहीं फास्टर, फास्टर देन वार्म फ्रंट, बट दे कैन नॉट ओवरटेक. बिल्कुल ओवरटेक करता है, तो ऑप्शन हो गया बी. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो कि कोल्ड फ्रंट जो रिप्रेजेंट करता है लीडिंग एज ऑफ अ कोल्ड एयर मास. कोल्ड एयर मास समझ जाना, ये हो गया मान लो कोल्ड एयर मास, तो उसका जो लीडिंग फ्रंट है उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड फ्रंट बोलते हैं. ठीक है. टेंड टू मूव फास्टर देन वार्म फ्रंट, एज अ रिजल्ट दे ऑफन कैच अप टू एंड ओवरटेक द स्लोअर मूविंग वार्म फ्रंट. दिस कैन लीड टू वेदर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड लिफ्टिंग ऑफ वार्म एयर, पोटेंशियली कॉजिंग थंडरस्टॉर्म एंड अदर एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस. अब वार्म फ्रंट के बारे में फिर से वही बात की, जो वार्म फ्रंट होता, वार्म एयर होती है, उसका जो फ्रंट हिस्सा है उसको क्या बोल देते हैं, वार्म फ्रंट. देखो, वो अगर होता है तब जब वार्म एयर मास मूव टुवर्ड कोल्ड एयर मास. इट हैज अ जेंटल स्लोप एंड द वार्म एयर राइजेस, इट कंडेंस और कॉज प्रेसिपिटेशन. अनलाइक अ कोल्ड फ्रंट, टेम्परेचर और विंड टेंजेंट आर ग्रेजुअल अलोंग अ वार्म फ्रंट. इतना ध्यान रहेगा आपको. ठीक है. कोल्ड फ्रंट की बात कर लिया जाए तो कोल्ड फ्रंट क्या है, ये तब होता है जब कोल्ड एयर मूव करता है टुवर्ड्स अ वार्म एयर जोन. द डेंस कोल्ड एयर रिमेन नियर द ग्राउंड एंड दे अपलिफ्ट द लेस डेंस वार्म एयर. समझो, जो कोल्ड एयर है सबसाइड करेगी, ऑब्वियस नीचे जाएगी, जो वार्म एयर है ऊपर की तरफ उठेगी. बोलो हाँ ना. कोल्ड फ्रंट हैव अ स्टीपर स्लोप एंड आर एसोसिएटेड विद अ नैरो बैंड ऑफ क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन. नेक्स्ट है क्या, इधर है प्लांट और इधर है नेचुरल वेजिटेशन टाइप. तो ये प्लांट्स कौन से नेचुरल वेजिटेशन टाइप्स में मिलते हैं. ठीक है. क्या करना है आपको, बस इसको रटना है. क्या कि जैसे इवोनी जो है एक हार्डवुड ट्री है जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है. सीसम की बात करें तो ये भी हार्डवुड ट्री है जो कि मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट. मतलब ये क्या है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, उसमें किस टाइप के पेड़ मिलते हैं वो, इतना तो आपको ध्यान में होना चाहिए. ठीक है. वॉलनट की बात करें तो एक नट ट्री है जो कि मिलता है हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट में. बर्च एक हार्डवुड ट्री है जो कि मिलता है अल्पाइन फॉरेस्ट में. ठीक है. अब फिर से आ गया क्या, क्लाइमेट और उसके कैरेक्टरिस्टिक. तो मेडिटेरियन हमने कितनी बार पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि टेम्परेचर रेंज इज मॉडरेट विथ वार्म टू हॉट समर और माइल्ड विंटर. तो ये का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा. इसी तरीके से मरीन वेस्ट कोस्ट का बात किया जाए तो वार्म समर एंड कोल्ड विंटर विथ 3 मंथ्स बिलो फ्रीजिंग वेरी लार्ज एनुअल टेम्परेचर. नहीं, ये दूसरे का ये है कि
हाँ, पहला ही दिखा कि टेम्परेचर साइक्लोन इज मॉडरेटेड बाय द मरीन इन्फ्लुएंस। तो ए का हो गया चौथा, बी का हो गया पहला, तो 4-1 किधर है? अच्छा है ही नहीं, लगाना ही मैं भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। इसी तरीके से बाकी भी देख लो। ड्राई मिड लेटीट्यूड और मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल। तो ड्राई मिड लेटीट्यूड क्या होता है? जहां पे स्ट्रॉन्ग टेम्परेट साइक्लोन होता है विथ लार्ज एनुअल रेंज, वार्म समर टू हॉट एंड कोल्ड विंटर टू वेरी कोल्ड। ये हो गया तीसरे का सी। चौथे का फिर क्या बचा? 4-1-3 हो गया। तो दूसरा क्या? मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल जो क्लाइमेट है उसके करेक्टरिस्टिक ये हैं कि वहाँ पे वार्म समर होता है और कोल्ड विंटर होता है विद 3 months बिलो फ्रीजिंग, वेरी लार्ज एनुअल टेम्परेचर रेंज। क्या करना है? 2 बार पढ़ना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस फैक्चुअल चीज है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है नहीं, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे है टाइप ऑफ ग्रास और ये है कंट्रीज। ये तो आपको रटा होना चाहिए। कैसे? ये देखो ध्यान से। जो लियोनोज है क्या है? ग्रासलैंड। जहाँ कहाँ पे मिलता है? वेनेजुएला में। प्रेरीज की बात करें तो यूएस में मिलता है, ठीक है? और साथ में पंपास की बात करें तो अर्जेंटीना, जो कि साउथ अमेरिका में है। और मालूम है आपको, डॉन्स की बात करें तो ओपन ग्रास एरिया कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। अब इनके करेक्टरिस्टिक क्या क्या है? जैसे डॉन्स की बात करें तो दे आर ऑफन फाउंड इन द कोस्टल रीजन एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रोलिंग हिल्स कवर्ड विद ग्रासेस। डाउन आर यूज्ड फॉर लाइव स्टॉक ग्रेजिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑस्ट्रेलियन पेस्टल इंडस्ट्री का। सिंपली आपको क्या करना है? कौन सी ग्रास है, कहाँ पे मिलती है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा। हमें करेक्ट बताना है। पहला बोल रहा है कि टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल कॉज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून एंड द सन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। बिल्कुल ठीक है। अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट ईस्ट इन कितना? 24 घंटे में विद रिस्पेक्ट टू सन। ये भी ठीक है। तो क्या करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? क्या बोलोगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग इंडिविजुअली करेक्ट स्टेटमेंट है, बट दूसरा पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और सेम क्वेश्चन आई थिंक हमने स्टार्टिंग में किया, इसी लेक्चर में या पिछले लेक्चर में? बोलो हाँ ना। एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कोलिजन कोलोसिन है ना। कोलोसिन का मतलब होता है कंबाइन कर जाना, मिल जाना, ठीक है? तो कोलिजन कोलोसिन प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन का, एप्लीकेबल है किसका? तो ये है क्लाउड विच एक्सटेंड बियॉन्ड फ्रीजिंग लेवल। बियॉन्ड नहीं, डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द फ्रीजिंग लेवल। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। देख, कोलिजन कोलोसिन्स जो है एक प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन का, इज एप्लीकेबल टू क्लाउड्स जो डू नॉट एक्सटेंड देयर फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। दिस प्रोसेस अकर इन क्लाउड जहां पे टेम्परेचर जो है एबव रहता है फ्रीजिंग पॉइंट थ्रू आउट। इन सारे क्लाउड्स में तो वाटर ड्रॉपलेट कोलाइड करता है और कोलिस हो जाता है, मतलब मर्ज हो जाता है, मिल जाता है टूगेदर टू फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स। और ये ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं? फिर साइज में ग्रो करते हैं और इवेंचुअली जब बहुत ज्यादा हैवी भारी हो जाते हैं और रिमेन सस्पेंडेड इन द क्लाउड और फॉल टू द ग्राउंड एज प्रेसिपिटेशन। वो देखा है कभी कभार बारिश जब होती है तो बड़ी बड़ी बूंदे गिरती है ना। तो उसका एक एग्जांपल है क्लाउड दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द फ्रीजिंग लेवल। अनदर प्रोसेस कॉल्ड, जिसको आइस क्रिस्टल बोलते हैं, इसका एक और नाम है बर्गेरॉन, ठीक है? एक प्रोसेस है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ आइस क्रिस्टल एट द एक्सपेंस ऑफ सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट। नेक्स्ट, इक्वेटोरियल रीजन में नो अदर सीजन एक्सेप्ट समर है। स्टार्टिंग में हमने देख लिया था, आई थिंक पिछले लेक्चर में, ऐसी में। व्हाट कुड बी द मेन रीजन? मेन रीजन क्या है उसका? द लेंथ ऑफ द डे और नाइट मोर और लेस इक्वल ओवर द ईयर। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि टिल्टेड जो अर्थ है उसकी वजह से डिफरेंस आता है, लेकिन यहाँ पे बीच में एकदम इक्वेटर पे उतना इफेक्ट आता ही नहीं है। बोलो हाँ। थ्रू आउट द ईयर सेम ही क्या रहता है? लाइट पड़ती रहती है सन की, इस वजह से डे और नाइट का कोई भी डिफरेंस नहीं होता, मतलब मोर और लेस सेम होता है। अगला, अर्थ रोटेशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। बकवास चीज है, क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ भी रीजन नहीं है इसका। कोलिस स्पोर्ट्स एट जीरो एट द इक्वेटर, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये रीजन को बता रहा है क्या कि इक्वेटोरियल रीजन को पास कोई अदर सीजन नहीं होता है एक्सेप्ट समर? तो उसका कोई रीजन थोड़ी ना हुआ। दूसरा तीसरा नहीं होगा, पहला होगा, तो आंसर हो गया ओनली वन, ठीक है? तो देखो ध्यान से, पहला जो है इक्वेटर रिसीव नियरली द सेम अमाउंट ऑफ डे लाइट और डार्कनेस थ्रू आउट द ईयर। दिस रिजल्ट इन रिलेटिवली कंसिस्टेंट क्लाइमेट विदाउट सिग्निफिकेंट सीजनल वेरिएशन। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि अर्थ का रोटेशन वेलोसिटी मैक्सिमम एट इक्वेटर है, लेकिन इट डज नॉट अफेक्ट द सीजन। सेम वे में कोलिसिस फोर्स भी जीरो होता है, लेकिन ये बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता किसको? सीजन को, बल्कि अफेक्ट करता है विंड पैटर्न और ओशियन करंट को, नॉट द सीजन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से दो स्टेटमेंट। पहला, सुनामी जो है एक सीरीज ऑफ वेव इन अ वाटर बॉडी कॉज्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जनरली एन ओशियन या फिर लार्ज लेक। बिल्कुल ठीक बोलना। अभी स्टार्टिंग में ही हमने देखा था जो सुनामी वर्ड इज नॉट अ लैटिन वर्ड, उसी में सारा डिस्क्रिप्शन था, अगर आपने ऑप्शन को ढंग से पढ़ा हो तो। दूसरा,
सुनामी जो है कैन बी जनरेटेड व्हेन द थ्रस्ट फॉल्स एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंस या डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री मूव एब्रप्टली। बिल्कुल, मतलब कहने का इसका ये मतलब है कि अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आती है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्या? अरे भाई बोलो हाँ है ना? तो हाँ बिल्कुल। तो इसलिए क्या हुआ कि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, सुनामी जो है एक सीरीज ऑफ वेव, वही जो ऊपर पढ़ा था स्टेटमेंट था वही चीज है। A movement can displace a significant amount of water leading to formation of tsunami। ठीक है क्या? अर्थक्वेक। ओके, फिर से स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू पढ़ते हैं। अटाकामा इज द ड्राइएस्ट अमंग द डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। अटाकामा डेजर्ट आपको पता है ना कहाँ पे? अरे भाई बोलो कहाँ पे? तो याद कीजिए, मैंने दिखाया था आपको, इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए। मेजर डेजर्ट, हाँ, मेजर मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये देखो अटाकामा डेजर्ट। ये दिख रहा क्या आपको? अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका का पार्ट है। कहाँ? चील में मिलता है ना। ओके, तो जैसे ही आपको कंफ्यूजन हो तुरंत क्या करना है? गूगल करके देख लेना। अगला बोला है द एरिडिटी ऑफ द अटाकामा इज एक्सप्लेन बाय इट्स लोकेशन बिटवीन टू माउंटेन चेन ऑफ द सफिशिएंट हाइट टू द प्रिवेंट मॉइस्चर एडवेक्शन फ्रॉम आइदर द पैसिफिक या फिर अटलांटिक ओशियन। देखो, ये जो स्टेटमेंट इतना भारी भरकम दिया है ना, वो है गलत। क्यों? क्योंकि जो एरिडिटी है, मतलब कि कितना ज्यादा ड्राई है डेजर्ट में, वो इसका मेन रीजन नहीं है। उसका मेन रीजन है एक कोल्ड करंट, ठीक है, जो इसके पास मिलती है। क्या आप उसका मेरे को नाम बता सकते हो क्या? क्योंकि देखो, ओशियन करंट मैंने बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो अटाकामा डेजर्ट की एरिडिटी बहुत ही ज्यादा है, उसके पीछे एक करंट, ओशियन करंट इन्वॉल्व है। क्या आप उसका रीजन बता सकते हो, मतलब कमेंट बॉक्स में? तो बिल्कुल बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा गलत है, पहला सही है, ठीक है। अब तो अच्छा, ये दूसरे वाले का लग गया, इसको इग्नोर कीजिए, है ना। ठीक है, हाँ देखो, ये देखो, as the air rises it cools down or loses moisture through precipitation on the windward side of the mountain, leaving little moisture of the Atacama desert. The rain shadow effect created by these mountain chain prevents करता है significant moisture advection क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, अगर मैं कुछ भी चीज नहीं समझा रहा हूँ, आगे बढ़ जा रहा हूँ, इसका मतलब आगे आने वाले कोई क्वेश्चन में मैं उसको समझाऊंगा। ओके, फ्रॉम आइदर द पैसिफिक या फिर अटलांटिक ओशियन कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सट्रीम एरिडिटी ऑफ द अटकामा डेजर्ट। नेक्स्ट है वेजिटेशन टाइप कैरेक्टराइज बाय। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक है इसके वेजिटेशन टाइप के, उसको क्या बोलते हैं चारों ऑप्शन में से, है ना। पहला, अ लार्ज एक्सपेंस ऑफ ग्रासलैंड विद स्केटर्ड ट्रीज एंड स्क्रब। आपको पता है क्या हो रहा, बात समझना ग्रासलैंड का, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा ही रहता है, लेकिन बाकी भी देखेंगे। लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट और टॉपिक स्टेपीज और डेजर्ट, एकदम ठीक जा रहे हैं। फ्लैट टॉप ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे, तो एकदम सही आपने पकड़ा कि ट्रॉपिकल सवाना की बात हो रही है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो, ट्रॉपिकल सवानाज आर फाउंड इन दी रीजन जहाँ पे वेट और ड्राई सीजन मिलता है। टिपिकली इन ट्रॉपिकल लेटीट्यूड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय मिक्स ऑफ ग्रासलैंड एंड स्कैटर्ड ट्रीज और shrubs. The vegetation in tropical savanna is adapted to the seasonal change in rainfall, with grasses dominating during the wet season और trees and shrubs surviving the dry season। ठीक है, होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर। यहाँ पे देखो, मिड लेटीट्यूड ब्रॉड लिप मिक्स फॉरेस्ट जो है रिफर करता है फॉरेस्ट टाइप फाउंड इन मिड लेटीट्यूड कैरेक्टराइज बाई मिक्स ऑफ ब्रॉड लिव्ड ट्रीज। सेम मैनर में टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो है, वो फॉरेस्ट मिलता है टेम्परेट रीजन में जहाँ पे हाई रेनफॉल और डोमिनेटेड बाई एवरग्रीन ट्रीज होता है। मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड वेजिटेशन जहाँ जो कि मिलता है मिड लेटीट्यूड में, कैरेक्टराइज बाई अ लैक ऑफ ट्रीज या श्रब। तो इतना ही इस लेक्चर में। होपफुली एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, सच दैट आपकी प्रिपरेशन को जीवंत रखा जा सके। तो आज के लिए है राहत इंदौरी साहब का कि ठोकरे खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरे खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने कभी राहों का रुख नहीं मोड़ा। होपफुली आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।